स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से अनीता भी जुड़ चुकी हैं और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे सुबह सुबह किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, साथ ही आज रणनीति क्या होनी चाहिए बाजार पर, बड़ी खबरें और नतीजों का एक्शन भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और अगले आधे घंटे एक्शन पैक रहने वाला है क्योंकि काफी सारी खबरें इस वक्त और डेवलपमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत ग्लोबल मार्केट से करें तो जो संकेत मिल रहे हैं वो कमजोरी के हैं। सबसे पहले एशियन मार्केट की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी देखिए करीब 0.5% की कमजोरी इंडिकेट कर रहा है। 80 अंक नीचे है गिफ्ट निफ्टी। हांगकांग के बाजारों में भी 185 अंक की कमजोरी है। कॉस्पी और जापान के बाजार भी करीब 1% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है और चीन के बाजारों में भी वीकनेस है करीब 0.5% की। तो एशियाई मार्केट से कमजोरी है और यहाँ पर भी वजह ये कि चीन के जो आंकड़े आए वहां पर आर्थिक आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं वो कमजोरी के हैं सरप्राइजिंगली। सबसे पहले आपको चीन का थोड़ा डेटा बता देते हैं कि वहां पर किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है और उसी का असर हम देख रहे हैं अभी फिलहाल एशियन मार्केट पर दिख रहा है। तो चीन में कमजोर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आए और उससे सेंटिमेंट खराब हुआ यूएस मार्केट का भी, और इस वक्त एशियाई बाजारों का भी पूरा माहौल खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है और ज्यादा वीकनेस यहाँ पर नजर आ रही है। जुलाई के जो प्रोडक्शन आंकड़े थे वो 3.7% की बढ़त देखने को मिली, अनुमान से कमजोर आंकड़े थे। और सरप्राइजिंगली एक और चीज हुई, चीन ने एक साल के जो लोन के ब्याज दर हैं उसमें कटौती कर दी है। तो ये एक सरप्राइजिंग रेट कट था जो कि चीन की तरफ से हुआ है और ये कहीं ना कहीं और ज्यादा कमजोरी भी इंडिकेट कर रहा है। उसके सामने बार्कलेज ने भी चीन के 2023 ग्रोथ अनुमान घटाकर 4.5% कर दिए। तो कमजोर इस वक्त की पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं चीन की तरफ से, जिसका कि असर हम बाजार पर देख रहे हैं और इनफैक्ट दुनिया भर के कमोडिटीज और बाजार पर इसका असर देखने को मिल रहा है। अब आते हैं यूएस के मार्केट पर और यहां से भी संकेत जो शुरुआती हैं वो कमजोरी के ही हैं और बैंकों में जिस तरह की गिरावट हमने देखी उसका असर हमने यूएस मार्केट में देखा और डाउ जोन्स में 360 अंकों की वीकनेस देखने को मिली और 3 दिन का जो तेजी वहां पर नजर आ रही थी उस पर ब्रेक लगा। सारे के सारे सभी 11 जो इंडाइसेस थे वहां पर वीकनेस हमने देखी। अब इसके पीछे वजह ये थी, 2 बड़े डेवलपमेंट हुए जिसके चलते हम ये वीकनेस देख रहे हैं। पहले तो फिच ने अब चेतावनी दे दी है कि वो कुछ और भी बैंकों को डाउनग्रेड कर सकते हैं। जून में फिच ने ऑलरेडी ये निर्णय लिया था। एक हफ्ते पहले हमने देखा था कि मूडीज की तरफ से भी बैंकों को डाउनग्रेड किया गया था। करीब लगभग 10-11 बैंक थे जिनको की डाउनग्रेड श्रेणी में डाला था और अब फिच की तरफ से भी वार्निंग जारी हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि अभी डाउनग्रेड वो कर सकते हैं। इस तरह के वार्निंग्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं जिसकी वजह से हमने देखा कि बैंकों में गिरावट थी। और एक और चीज हुई, फेड प्रेसिडेंट नील कश्करी के बयान के बाद भी दबाव और बढ़ता हुआ नजर आया और उन्होंने भी कहीं ना कहीं बैंकों के रेगुलेशन को लेकर और सख्ती की बात की। उन्होंने कहा कि कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है बैंकों का वो और बढ़ना चाहिए, स्पेशली टू बिग टू फील वाले जो बैंक है जिनका की एसेट करीब $100 बिलियन से ज्यादा का है, उनके लिए सख्त कैपिटल रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बताई जा रही है। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि लगातार मूडीज के बाद फिच और अब फेड प्रेसिडेंट भी इसको लेकर, फेड ऑफिशियल्स भी इसको लेकर कंसर्न जारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बैंकिंग शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली और उसका असर हम बाजार पर देख रहे हैं अमेरिकी बाजारों में। तो ये कुछ चीजें थी जिसकी वजह से दबाव हमने देखा। यूरोप के बाजारों में भी इसका असर आया और यूरोप में भी कुछ की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आएंगे, जीडीपी के आंकड़े आएंगे, यूके के सीपीआई के आंकड़े आएंगे जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। और अन्य संकेतों पर नजर डालें तो इस तरह के जो कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं फेड ऑफिशियल्स की तरफ से और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर आए उसकी वजह से हमने देखा यील्ड्स में हल्की बढ़त हुई। डॉलर इंडेक्स अब 103 के पार निकल चुका है और डॉलर में और यील्ड्स में जो तेजी आई उसका असर हम सोने पे देख रहे हैं और गोल्ड इस वक्त 6 हफ्ते के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। और चीन के जिस तरह के आंकड़े आए उसका असर हम कच्चे तेल में देख रहे हैं और करीब 1% की गिरावट, $84-83 के आसपास इस वक्त ब्रेंट भी कारोबार कर रहा है। तो ओवरऑल अगर संकेत देखें आज भारतीय बाजारों के लिए तो कमजोर है। एक दिन की छुट्टी के बाद हम खुल रहे हैं तो ये जो डेटा आए ये सब सोमवार को आए हैं, इसका असर आज हम देखेंगे।
भारतीय बाजारों पर भी। लेकिन आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट सेटअप है, पहले वो समझ लेते हैं। एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर नजर डालें तो कैश मार्केट में एफआईआईज ने 2324 करोड़ की बिकवाली की थी, डीआईएस ने कैश मार्केट में 1460 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में भी बिकवाली का ही आंकड़ा है, करीब करीब 440 करोड़ का, और इंडेक्स ऑप्शन में भी एफआईआईज बिकवाली ही करके जा रहे हैं। तो ये कुछ आंकड़े यहाँ पर निकल कर आए। अब बात करते हैं एफएनओ सेटअप की, और आज के लिए एफएनओ सेटअप कैसा दिखाई दे रहा है ये एक बार समझ लेते हैं। डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी के एफएनओ डेटा क्या कह रहे हैं? देखिए, मार्केट ने अभी तक कोई रेजिस्टेंस पार नहीं किया। फ्राइडे वाले सेशन के अंदर या फिर अब सोमवार के सेशन के अंदर आप चीज देख रहे होंगे, वो सपोर्ट को बचाता हुआ दिख रहा है। 19,300 मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए एक्चुअली एक अहम सपोर्ट है, और 19,600 मार्केट के लिए एक टफ रेजिस्टेंस हो चुका है। सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए अब जब तक वो 44,200-300 के रेंज को पार नहीं करता, तब तक उसके अंदर एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। अनवाइंडिंग का प्रेशर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमको आते हुए दिखा सोमवार को, और वहां पर भी थोड़ा प्रेशर है। हाँ, वहां पे 43,800 एक अहम सपोर्ट एरिया, अगर वो ब्रेक होता है तो 500 पॉइंट का रास्ता और खुलेगा। ध्यान रखिएगा कि दोनों के अंदर ओपन इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा है, यानी कि पोजीशंस काफी हैवी हैं, और इसलिए ये मूवमेंट आ सकता है। अभी आप बता सकते कि यूएसए और जितने भी डाटा ज्यादातर नेगेटिव है, तो आज मार्केट पे भी थोड़ा नेगेटिविटी के साथ काम हो सकता है। फिर से सपोर्ट आज टेस्ट किए जा सकते हैं, तो इसलिए संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है। रही बात ऑप्शंस ट्रेडर्स की, तो उनको मौका मिल सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस के अंदर इंट्राडे प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि मार्केट टिपिकली रीबाउंड भी कर रहा है। तो इसलिए रीबाउंडिंग की स्ट्रेटजी को देखते हुए अगर आप शॉर्ट करते हैं तो इंट्राडे बुक करें, और अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉसेस को चेक करें, और जहां पे कटते हैं उनको कटवा के बाहर निकल सकते हैं। और बिल्कुल, तो फिलहाल डिम्पी भी सलाह दे रहे हैं पूरे वीक की तरह कि संभल करके ही ट्रेड करें, और क्योंकि मार्केट की स्थिति पहले की ही तरह है और ये प्रेशर बना हुआ है, इसलिए इस प्रेशर में बहुत ज़्यादा हलचल की ज़रूरत नहीं है। शांत और सहज होकर के ही ट्रेड करना चाहिए, और यही उन्होंने बताया। और आपको बता दें कि निफ्टी 50 की अगर बात करें तो यहाँ सपोर्ट 19,400 से लेकर 19,300 तक है, और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो सपोर्ट 44,000 से लेकर 44,300 तक, और रेजिस्टेंस की बात करें 44,300 से लेकर 44,500 तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मार्केट की। तो मार्केट की आज की रणनीति क्या हो और कहां ट्रेड करना चाहिए, कितना संभलना चाहिए, जानने के लिए रुक करेंगे हमारे मेहमान दिबांग शाह का। गुड मॉर्निंग दिबांग, बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। जानना चाहेंगे कौन कौन से स्टॉक्स पर आज नजर रखनी चाहिए, कहां पिक करना चाहिए? गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से हमने मार्केट में वॉलेटिलिटी देखी है, हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए मार्केट में। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा टाटा कंज्यूमर का। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें पॉजिटिव है। लोअर लेवल से एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर बना के स्टॉक ने एक अपसाइड रिज्यूम किया है, तो हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। टाटा कंज्यूमर खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना 829 का टारगेट है 869। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा LTIM। ओवरऑल हम देखते हैं चार्ट स्ट्रक्चर, शॉर्ट टर्म चार्ट पे हाइट ऑफ हायर बॉटम स्ट्रक्चर बना है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट करके स्टॉक ने अपसाइड रिज्यूम किया है, तो अभी भी हमें लगता है कि यहाँ पे अपसाइड देखने मिल सकता है। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 5064, टारगेट है 5370। खरीदारी की सलाह दे रहे हैं दिबांग टाटा कंज्यूमर और LTIM में। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, रणनीति को आज के लिए समझाने के लिए। है ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट की, और इस वक्त जो अहम रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी कंपनी ITC से। यहाँ पर कंपनी के नतीजा है जिसमें कि रिपोर्ट्स कुछ पॉजिटिव आ रही हैं, पॉजिटिव कमेंट्री के साथ। मॉर्गन स्टैनली ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें ओवरवेट की राय वो बरकरार रखे हुए हैं, टारगेट इंक्रीज कर दिया है, और अब नया जो टारगेट देख रहे हैं वो 493 का देख रहे हैं। 474 से बढ़ाकर 493 का टारगेट यहाँ पर देख रहे हैं कंपनी के लिए। इसके अलावा ITC की भी रिपोर्ट आई है, यहाँ पर भी खरीदारी की राय उन्होंने बरकरार रखी हुई है, टारगेट प्राइस 530 का देख रहे हैं, और कमेंट्री भी पॉजिटिव। उनका कहना है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हर फ्रंट पर ITC की तरफ से देखने को मिले। डीवीज लैब ने जो के ऊपर जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है
वो 3,610 से बढ़ाकर 4,300 का कर दिया है। तो ये एक पॉजिटिव रिपोर्ट है डीवीज लैब पर। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर नेगेटिव रिपोर्ट आई है, नतीजे कमजोर थे जिसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग दी है, लेकिन टारगेट प्राइस 90 से बढ़ाकर 103 का कंपनी पर दिया है। इसके अलावा क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर पर नोमुरा की रिपोर्ट आई है और यहाँ पर जो टारगेट है वो भी घटा दिया है, 338 से घटाकर 352 का दिया है और रेटिंग भी अब 22 से घटाकर न्यूट्रल की दी है। तो इसका असर आज सीजी कंज्यूमर पर एक्सपेक्टेड है। तो ये कुछ रिपोर्ट है, क्लियर कर कुछ डाउनग्रेड और कुछ टारगेट प्राइस इंक्रीज भी देखने को मिले, तो इसका असर आज स्टॉक पर पड़ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से नतीजे आए इन 2 दिनों में और इसके अलावा कौन कौन सी खबरें आई ये समझ लेते हैं। आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग। नतीजे बताइए सबसे पहले तो कौन कौन से अहम नंबर्स आए हैं? जी हाँ, सबसे पहले आईटीसी की बात करेंगे। मार्केट आवर्स के बाद आए थे नतीजे, मिले जुले नतीजे देखने को मिले इस क्वार्टर में, लेकिन डीमर्जर एक बड़ा ट्रिगर था जिसके चलते भी कुछ बाकी डिटेल्स आई है आईटीसी पर। सबसे पहले नतीजों की बात करते हैं। रेवेन्यूज इस क्वार्टर में 15,828 करोड़ के आसपास आए हैं, जो 9% का डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिला है इस क्वार्टर में। 39.5% पे मार्जिन आए हैं वर्सेस 32.7% जो कंपनी ने सेम क्वार्टर लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। सिगरेट वॉल्यूम्स की बात करें तो 9 से 10% का अपमूव देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और होटल्स बिजनेस में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला इस क्वार्टर में। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला ARR यानी एवरेज रेवेन्यू पर रूम, जिसके चलते होटल्स बिजनेस में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्शंस थे जिसके चलते एग्री बिजनेस में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला इस क्वार्टर में। इसके अलावा आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के भी नतीजे आए, काफ़ी अच्छे नतीजे थे आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के। रेवेन्यू 764 करोड़ पे आए हैं, जो 25% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। प्रॉफिट की बात करें तो 50 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है वर्सेस 37.8 करोड़, जो 32% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एपेक्स फ्रोजन के नतीजे कमजोर देखने को मिल रहे हैं इस क्वार्टर में। रेवेन्यूज 250 करोड़ पे आसपास आए हैं, जो 21% का फॉल है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन की बात करें तो उसमें भी इस क्वार्टर में कमजोरी देखने को मिली। 5.1% पे मार्जिन आए हैं वर्सेस 9.1% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 400 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। कमज़ोर नतीजे थे। एपेक्स फ्रोजन के प्रॉफिट में भी करीब 80% का फॉल देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बिल्कुल, तो ये तो नतीजों की बात हुई। अब नतीजों के बाद बात कर लेते हैं खबरों की जो आज दिन भर रहेंगे। कौन कौन से शेयर खबरों में बने रहेंगे आशीषा? जी हाँ, सबसे पहले इंटरग्लोब एविएशन की बात करते हैं, जहां आज ब्लॉक डील होने वाली है। इंडिगो के फाउंडर राकेश गंगवाल और शोभा गंगवाल अपना स्टेक बेचेंगे। करीब 15.6 मिलियन शेयर्स आज बेचे जाएंगे ब्लॉक डील के द्वारा। 2,400 रुपीज़ प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस रहेगा, जो मंडे के मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो करीब 5.8% के डिस्काउंट पे ये डील होगी। सो बड़ी ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड है, जिसके चलते इंटरग्लोब एविएशन पर आज स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा टेम्बो ग्लोबल की बात करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है जहां फंड रेजिंग कंसिडर किया जाएगा। आईपीओ एक्शन में एसबीएफसी फाइनेंस का आज लिस्टिंग है, जिसके चलते भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। वीआईपी इंडस्ट्रीज में एक बड़ा रेजिग्नेशन आता हुआ नजर आया है। मिस्टर अनिंद्या दत्ता जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे कंपनी के, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। 14 अगस्त को उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया, जिसके चलते इस पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा इन्फोसिस को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। लिबर्टी ग्लोबल और इन्फोसिस ने स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन के लिए एक्सपेंशन अनाउंस किया है। इसके चलते सिग्निफिकेंट एफिशिएंसीज कंपनी एंजॉय कर पाएगी टेक्नोलॉजी स्पेस में। सो बड़ा ऑर्डर विन है, जिसके चलते इन्फोसिस पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा JSW एनर्जी में GQG पार्टनर्स ने स्टेक खरीदा है। 119 लाख शेयर्स खरीदे मंडे में ब्लॉक डील में। 345 रुपीज़ प्रति शेयर पर यह स्टेक खरीदा गया है। और GQG पार्टनर्स की बात करें तो हाल ही में उन्होंने अदानी ग्रुप, ITC, मैक्स हेल्थकेयर और पतंजलि जैसे स्टॉक्स में भी स्टेक खरीदा था। तो इस ब्लॉक डील के चलते JSW स्टील पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। शुक्रिया आशीषा पूरी जानकारी के लिए। तो ये स्टॉक्स और खबरें बनी रहने वाली हैं दिन भर। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब
बात कर लेते हैं एक खबर की। बड़ी खबर है, जी हाँ, पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा को सेबी से फिर झटका लगा है। सेबी ने अपने ताज़ा फैसले में दोनों को जी एंटरटेनमेंट सहित ग्रुप की 4 कंपनियों में डायरेक्टर बनने पर रोक लगा दी है। सेबी के मुताबिक जब तक उसकी जांच चल रही है, इन चारों कंपनियों के अलावा जील सोनी मर्जर वाली कंपनी में भी पुनीत गोयनका सीईओ नहीं बन सकेंगे। इस पूरी खबर पर और विस्तार से अंकुर से समझते हैं। अंकुर, एक बड़ा झटका फिर से गोयनका को लगा है, पूरी खबर समझना चाहेंगे। जी हाँ, सेबी का एक कंफर्मेटरी ऑर्डर आया है सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका के खिलाफ। आपको याद होगा पहले ही एक इनिशियल ऑर्डर में सेबी ने डायरेक्शंस दिए थे कि सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका किसी भी लिस्टेड कंपनी में कोई भी पोजीशन डायरेक्टर की होल्ड नहीं कर सकते हैं। और अब कंफर्मेटरी ऑर्डर एक तरीके से कंफर्मेशन है कि जब तक सेबी की जांच चल रही है तब तक जो 4 ग्रुप कंपनीज हैं जी एंटरटेनमेंट की, वहां पर किसी भी तरीके से कोई पोजीशन नहीं होल्ड कर सकते हैं पुनीत गोयनका, सुभाष चंद्रा। इसके अलावा जो मर्ज एंटिटी होने वाली है जी और सोनी के मर्जर के बाद, इस ऑर्डर का इंप्लीकेशन ये भी है कि वहां पर भी पुनीत गोयनका है वो सीईओ नहीं बन सकते हैं। आपको याद होगा एनसीएलटी ने ऑलरेडी जी सोनी के मर्जर को अप्रूवल दे दिया है, लेकिन सीईओ पे कोई बात स्पेसिफाई नहीं की थी क्योंकि पहले ये तय हुआ था कि पुनीत गोयनका ही मर्ज एंटिटी के सीईओ बनेंगे। अब देखना ये होगा कि सोनी इस पर तैयार होता है, किस तरह के नए नाम पे तैयार होता है या नहीं, या फिर जो एनसीएलटी का ऑर्डर है वो ये भी डायरेक्शन दिया था और एक ऑब्जर्वेशन थी कि सोनी अगर चाहे तो अपने बोर्ड में जाके डिस्कस कर सकता है जो ये सेबी का ऑर्डर है। तो अब सारी जो बात टिकी हुई है वो सोनी पर टिकी हुई है कि वो अपने बोर्ड से अप्रूवल ले पाता है कि नहीं, कि डिस्पाइट द फैक्ट कि अब सेबी का एक कंफर्मेटरी ऑर्डर आ गया है। हालांकि सेबी ने अभी कोई अंतिम ऑर्डर पास नहीं किया और ये जांच पूरी करने के लिए 8 महीने का समय मांगा है। तो पूरा जो ध्यान अब केंद्रित होगा वो किस तरीके से अब जी सोनी मर्जर आगे इस पर इंपैक्ट होता भी है या नहीं। ये जो ऑर्डर है ये अंतिम नहीं है, 8 महीने का समय सेबी ने लिया है, लेकिन डीमर्जर को तो परमिशन मिल गई है। सीईओ कौन बनेगा, इस पर अभी क्योंकि सवाल उठे हैं, क्योंकि गोयनका को फिलहाल परमिशन नहीं मिली है। शुक्रिया अंकुर इस पूरी जानकारी के लिए। मार्केट का और यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए ये बताने के लिए अजय कीड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। किस तरह का ट्रेड लें आज कमोडिटी मार्केट में? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली आज शाम को फेड के मिनट्स आने हैं जिसकी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, बट फंडामेंटल साइड चीजें अच्छी दिखती है, जिस दिन से हमने कल चाइना से रेट कट होता हुआ देखा जिसका एक प्रेशर फेड पे भी पड़ेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है आज सोने चांदी में सुस्त ट्रेड रहेगा। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनानी चाहिए, जहाँ पे गोल्ड को 58,700 के करीब 58,700 पे लेना चाहिए, 58,500 का स्टॉप लॉस रहेगा, 59,000 से 59,200 तक का हाई दिखा सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो हमने बार बार में प्राइजेस को कंसोलिडेट होते हुए देखा है, तो 69,500 के करीब लेके चलिए, 68,900 के स्टॉप लॉस से 70,300 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। वहीं अगर कच्चे तेल की अगर बात करें तो नो डाउट चाइना के स्टेप के बाद कच्चे तेल को सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए, बट मच ऑफ द टाइम हम देख रहे हैं कि जो बड़ी रैली हुई थी पिछले 1-1.5 महीने में सप्लाई कट की वजह से वो अब फिज आउट होते हुए दिखाई दे। तो टेम्पररी एक पुल बैक रहेगा, 69.20 पे बेच के चलना चाहिए 7,020 के स्टॉप लॉस से, 68.40 से 67.80 का एक टेम्पररी फॉल दिखेगा। एंड अंत में अगर बेस मेटल की बात करें तो चाइना ने सपोर्ट करने की कोशिश जरूर की है, बट अभी तक उसका रिफ्लेक्शन दिखा नहीं है, जिसके चलते एक लिमिटेड इंट्राडे के लिहाज से कॉपर को 728 पे बेचना चाहिए, 732 के स्टॉप लॉस से 724 तक के टारगेट देखने मिल जाएंगे। वहीं जिंक में भी हमने देखा 216 के नीचे रहता है तो प्राइजेस में दबाव है, तो 216 पे बेचिए, 218 के स्टॉप लॉस से 214.50 से 212.50 का एक टेम्पररी फॉल है। तो शॉर्ट टर्म में जरूर बेस मेटल में गिरावट है, बट चाइना के स्टेप के बाद आगे रिकवरी देखने मिल सकती है। ओके, ठीक है। तो ये है ट्रेड सेटअप आज के लिए कमोडिटी मार्केट का। मेटल्स पर भी आपको राय दे दी गई है। अजय, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए, कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।